Hello students, very good evening. Good evening, sir. Good evening, आज जो sir. टॉपिक कर रहे हैं वो not only important, this topic is very important. बहुत ज्यादा important topic है. Heating effect of inorganic compounds, mainly heating effect of salt. Thermal decomposition की हम लोग बात कर रहे हैं. Heating effect और थर्मल डिकम्पोजिशन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन. अगर हम किसी सोल्ट को, किसी ऑक्साइड को, किसी नाइट्राइड को, किसी सल्फाइड को अगर हम हीट करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन पे हमें क्या कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दैट वी नीड टू सी. एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मेनली जो काम आता है सोल्ट्स काम आता है. केवीपीवाई बार बार हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ सोल्ट पूछती है. जेई में नीट भी खूब पूछती है. ये ऐसा टॉपिक है, सभी बच्चे हम लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं सोल्ट का हीटिंग इफेक्ट. तो अब सोल्ट में कौन कौन से सोल्ट का हीटिंग इफेक्ट हम लोग देखते हैं. हम कार्बोक्सिलेट सोल्ट का देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट का. मेनली आपको जो काम आएगा वो एसीटेट सोल्ट की हीटिंग का काम आएगा. दूसरा हम लोग कार्बोनेट की हीटिंग देखेंगे, बाइकार्बोनेट सोल्ट की हीटिंग देखेंगे, सल्फाइड की हीटिंग देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड या बाइसल्फाइड का हीटिंग इफेक्ट देखेंगे. सिक्स्थ हम सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट देखेंगे एंड हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट का हीटिंग इफेक्ट देखेंगे. हम लोग हाइड्रोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट देखते हैं. कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड के इफेक्ट में, इन सब में ऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट तो अपने आप हो जाता है, इसमें अपने आप कवर हो जाता है सभी में. हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट देखते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सोल्ट देखते हैं, अमोनियम सोल्ट्स. तो इन हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड को छोड़कर बाकी सब तो आपके सोल्ट ही है. ये सब हीटिंग इफेक्ट आपको बार बार कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम सोल्ट, इनका हीटिंग इफेक्ट बहुत कॉमनली काम आता है. और कार्बोक्सिलेट का हीटिंग इफेक्ट भी आपको खूब काम आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड अपने आप हो जाएगा. तो ये तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ, कुछ हीटिंग इफेक्ट हो गए. ये सिर्फ 9, 12 में हम इनऑर्गेनिक में काम आने वाले सम मिसलेनियस हीटिंग इफेक्ट्स वो हम इनऑर्गेनिक के अलग अलग चैप्टर में पढ़ते रहते हैं. एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, सबके हीटिंग इफेक्ट उसमें आएंगे. वो मिसलेनियस हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं, समथिंग टू कीप इन माइंड हो जाते हैं. बाकी इन सबको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं. जो सोल्ट्स के हैं, इसमें यहाँ पर 9 टाइप के सोल्ट हो गए, इन सब का हीटिंग इफेक्ट हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं. सबका हीटिंग इफेक्ट हम जनरलाइज कर सकते हैं वन आफ्टर अनदर. हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सोल्ट. मिसलेनियस, आज हम लोग इन सोल्ट का हीटिंग इफेक्ट देखते हैं. मिसलेनियस हीटिंग इफेक्ट तो एक और लेक्चर में कवर होंगे, इतना ज्यादा कवर नहीं हो सकता. लेट अस ट्राई टू डू मैक्सिमम. देखो बच्चों, ये सारी की सारी चीजें आपको हर कदम, हर चैप्टर पे काम आते रहेंगे. दिस इज वेरी जनरलाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब लोग प्रॉपर नोट्स बना लें इन सबके. सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट
इसमें हम लोग 12 क्लोराइड का भी देखते हैं, कम काम आता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सोल्ट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सोल्ट्स। देखो, अमोनिया के साथ जो सोल्ट में एनायन होंगे वो दो तरह के से हम लोग डिवाइड करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सोल्ट को। सबसे पहले एक नोट लिखें, अगर हम अमोनियम सोल्ट को हीट करते हैं, थर्मली डिकम्पोज करते हैं, तो कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड रेसिड्यू की फॉर्म में नहीं मिलता, यानी कि सारे गैसियस और वेपर वाले प्रोडक्ट बन जाते हैं, सारे फुल हो जाते हैं। जनरली ऐसा होता है, पर हरदम ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ केसेस में। राइट डाउन ए नोट, अमोनियम सोल्ट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, ये छोटी छोटी चीजें काम आएंगी। अमोनियम सोल्ट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, ammonium salts on thermal decomposition generally leave no residue। अगर हम अमोनियम सोल्ट तो सॉलिड होते हैं, उनको अगर हम हीट करते हैं तो वो अमोनियम सोल्ट अपने साथ जिसमें भी डिकम्पोज होकर, जिन भी केमिकल स्पीसीज में टूटता है डिकम्पोज होने के बाद, वो सब के सब फुर हो जाते हैं, सब के सब उड़ जाते हैं। जनरली जनरली लिव नो रेसिड्यू। अब अमोनियम सोल्ट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। अमोनियम सोल्ट्स के डिकम्पोजिशन को एनायन के हिसाब से, अमोनियम तो कैटायन है, एनायन के हिसाब से हम लोग अमोनियम सोल्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। एक, उनके एनायन अमोनियम सोल्ट्स, ये तो कैटायन हो गया। केस वन इसी तरह ही सोचना है आपको, एंड केस टू हीटिंग इफेक्ट के लिए। केस वन, केस टू, जो एनाय होगा, एनायनिक पार्ट होगा, एनायनिक पार्ट अगर एनायनिक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे डाइक्रोमेट हो गया, क्लोरेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, लाइक दिस। अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग हम लोग कर चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्रोमियम अपनी हाईएस्ट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम नहीं कर सकता। क्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही काम कर सकता है अगर रिडॉक्स रिएक्शन में जाएगा। पर क्लोरेट आयन हो गया ये, अमोनियम पर क्लोरेट, ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट। नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पर यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्राइट में अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, पर ये रिएक्शन सब लोग जानते हैं, ऑल ऑफ अस नो इट। ये दो रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन या कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के एग्जांपल रहते हैं। अगर एनायनिक पार्ट आपके, एनायनिक पार्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो है ना, एनायनिक पार्ट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एनायनिक पार्ट में आपका क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, ठीक है, सल्फेट हो, फॉस्फेट हो, हाइड्रोजन सल्फाइड हो, सल्फाइड हो, ये सब एनायनिक पार्ट वो है अमोनियम के साथ जिसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं है, पर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाले एनायनिक पार्ट है। तो ये क्या करेंगे, अमोनियम आयन में या अमोनिया में नाइट्रोजन -3 होती है, तो ये सारे के सारे जब ऑक्सीडाइजिंग पार्ट है, एनायनिक पार्ट, तो ये किधर पहुंचा देंगे अमोनिया को, अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन -3 है उसको ऑक्सीडाइज करके जनरली क्या तो N2 में या फिर N2O में पहुंचा देते हैं। यहाँ 0 है
यहाँ +1 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रोजन को -3 से 0 या +1 में। दिस इज द थिंग, 0 या +1 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जनरली 0 में N2 तक ले जाते हैं, मोस्ट कॉमन इज दिस। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं करते, नाइट्रोजन -3 में है, ये सारे के सारे एनायनिक पार्ट जब होते हैं ये ऑक्सीडाइज नहीं करते, ये नाइट्रोजन को -3 से -3 में रहने देते हैं। तो इन सब अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, इन सब की हीटिंग से अमोनिया गैस मिलती है, जिसकी अमोनिकल स्मेल होती है, बेसिक नेचर की गैस है। वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन अगर हम इधर बात करें तो N2 ये तो न्यूट्रल है, N2O लाफिंग गैस होती है, आप लोग जानते हैं ये तो न्यूट्रल गैसेस है, ये बेसिक नेचर की गैस है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं नाइट्रोजन को, और ये ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं। तो दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर लो इसको, ठीक है। अमोनियम सोल्ट का जब भी आप हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हो तो कंसीडर, पूरी केमिस्ट्री पढ़ते टाइम अमोनियम सोल्ट के हीटिंग इफेक्ट को आप इसी नजर से सोचोगे, अमोनियम के हीटिंग इफेक्ट को इसी नजर से सोचोगे कि मेरे पास अमोनियम कैटायन है, उसके साथ सोल्ट में एनायनिक पार्ट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट, फोस्फेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब है, ये सब है। तो नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में तो आपको यही मेनली मिलेंगे। कुछ मिसलेनियस केसेस, कुछ स्पेशल केसेस अमोनियम सोल्ट के हम डेफिनेटली अलग से देखने वाले हैं। पहले मैं ये ज्यादातर सभी के देखे हुए हैं, पर आई एम राइटिंग एट वन प्लेस। कुछ कुछ रिएक्शन सभी की लोगों की देखी हुई होंगी। इसकी रिएक्शन तो हम लोग डाइक्रोमेट, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन में ही यूज कर लेते हैं। और ये सब की सब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन बहुत कॉमन है, आपको याद आ जाएंगी। पहले ऑक्सीडाइजिंग एनायन की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ अमोनियम नाइट्रेट। सर एक बार प्रीवियस पेज निकाल दो। यस प्लीज, लास्ट पेज। यस सर। आज जो भी करवा रहा हूं सब एकदम टिप्स पे होना चाहिए, कभी दोबारा से कभी भी ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार आप देखोगे तो ध्यान रह जाएगा आपको, वेरी इजी टू कीप इन माइंड। अभी धीरे धीरे फ्लो बनने लगेगा, ये तो बिगनिंग है, तो बहुत कुछ आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बस स्टे ट्यून्ड विद मी, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट बाद अपने आप चीजें याद होने लगेंगी। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है हीट करने पर। जनरली अमोनियम सोल्ट से H2O निकलता है, पर हरदम जरूरी नहीं है। जनरली अमोनियम सोल्ट हीटिंग पे कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ते, पर जरूरी नहीं है अमोनियम सोल्ट। तो यहाँ पर क्या बड़ा फेमस है ये, यहाँ पे NO3 में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, NO2 में एक ऑक्सीजन कम है। एक ऑक्सीजन कम है तो N2 कर दो, एक ऑक्सीजन ज्यादा है N2 कर दो। इस गैस का नाम होता है लाफिंग गैस। इस गैस का नाम होता है लाफिंग गैस, सब लोग जानते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो, और अमोनियम नाइट्रेट हम लैब में कैसे बना लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन करते हैं तो हमें अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है और साथ में NaCl। और इस रिएक्शन से जब अमोनियम नाइट्रेट हम लोग बनाते हैं, लैब में बना सकते हैं, और उसको हीट करते हैं तो लाफिंग गैस मिलती है, तो लाफिंग गैस मिलती है। तो दिस इज, ये दोनों की दोनों रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का भी एग्जांपल है और कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के भी एग्जांपल है। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर -3, अमोनियम में तो -3 ये रट गया होगा। नाइट्रेट आयन तोड़कर देखो +5 और यहाँ पे +3, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 और यहाँ पे नाइट्रोजन 0। जब रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, प्रोडक्ट साइड 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऐसा कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में उसका उल्टा होता है। ये सब नो।
तो ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन भी है और कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अमोनियम नाइट्रेट ये मिल गया, तो यहाँ पे इस एनायन ने ऑक्सीडाइज कर दिया इसको +1 तक और यहां पर इसको N2 0 तक। अब ये रिएक्शन अमोनियम डाइक्रोमेट, सबको पता है अमोनियम डाइक्रोमेट, ये सब सॉलिड होते हैं, ऑल ऑफ दिस आर सॉलिड, सोल्ट्स आर जनरली सॉलिड। इसका अगर हम हीटिंग करें तो क्या मिलता है, सबको पता है N2, ये भी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल में हमने ली थी, N2 प्लस Cr2 O3 प्लस H2O, बैलेंस करोगे तो ऐसे आ जाएगा N2 और H2 तो फुल हो जाएंगे, या तो सब कुछ फुल हो रहा था, ऊपर वाली रिएक्शन में तो कोई रेसिड्यू नहीं था, लेकिन मैंने बोला था हरदम रेसिड्यू ना बचे ऐसा हरदम जरूरी नहीं है। ये ग्रीन कलर का रेसिड्यू होता है, हम बिल्कुल बिगनिंग से ये रिएक्शन देखते आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अमोनियम डाइक्रोमेट, पोटासियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, जनरली डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन -3 है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे क्रोमियम +6 है, तो ये रेड्यूस होके +3 में चला गया, तो ये खुद को डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हुए खुद को रेड्यूस कर लिया क्रोमिक ऑक्साइड में Cr2O3, वो ग्रीन कलर का। तो ऑरेंज कलर पाउडर, आपको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे ऑरेंज कलर्ड पाउडर ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन leaves some gases and green residue is left behind, तुरंत समझ जाना वो अमोनियम डाइक्रोमेट है। ये स्टेटमेंट बहुत कॉमन होता है ऑब्जेक्टिव में, दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी कॉमन इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने बताया था यही रिएक्शन हम वोल्केनिक इरप्शन का वर्किंग मॉडल बनाना चाहते हैं, तो यही रिएक्शन हम लोग बनाते हैं। अब मैं अमोनियम पर क्लोरेट की बात करता हूं, अमोनियम पर क्लोरेट फिर ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो ये इस बार फिर इसको N2Cl2 O2 NH2O, मैंने बोला था H2O जनरली निकलता है, सब कोई रेसिड्यू नहीं है, Cl2 गैस है, O2 गैस है, ऑल ऑफ दीज सारी की सारी। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमेंट है, क्लोरीन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2 और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में चला गया, हाइड्रोजन H2O की फॉर्म में चला गया, कोई रेसिड्यू नहीं बचा, बस यहीं पे रेसिड्यू बचा है। तो इसका अगर हम हीटिंग इफेक्ट देखें तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि दिस आर प्रोडक्ट्स, नो रेसिड्यू इज लेफ्ट, यहाँ पे नो रेसिड्यू, नो रेसिड्यू, नो रेसिड्यू, यहाँ पे ग्रीन रेसिड्यू है, राइट। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एनायन वाले केस थे, सभी को याद होने चाहिए। तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, बस यहाँ पे +1 में गया नाइट्रोजन, बाकी सब में तो N2 बना, बाकी सब में क्या बना, N2 बना, देख सकते हैं आप लोग। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एनायन होते हैं दोस्तों, तो ये अमोनियम वाले नाइट्रोजन -3 को ऑक्सीडाइज करके क्या तो N2 0 में या N2O वाला तो यही मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट लाफिंग गैस वाला। ये इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि बार बार रिपीट होता है, राइट। ये सब इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल है ऑल ऑफ दिस। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको फटाक देसी बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, खुद बता दोगे आप। अमोनियम क्लोराइड की हीटिंग करें तो क्या बनेगा बताओ, अमोनियम ब्रोमाइड की हीटिंग करें तो क्या बनेगा बताओ, ये सॉलिड सोल्ट है। अमोनियम आयोडाइड की हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, अमोनिया मिलेगी और क्या, अमोनियम कार्बोनेट की हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, अमोनियम फॉस्फेट की हीटिंग करेंगे, अमोनियम सल्फाइड की हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, अमोनियम सल्फेट की हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। सबसे अमोनिया मिलने वाली है, सबसे अमोनिया मिली है। अमोनियम फॉस्फेट की हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, सबसे अमोनिया मिलेगी, अमोनिया, 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 अमोनिया। यूरिनल स्मेल होती है अमोनिया गैस की, प्लीजेंट स्मेल नहीं होती, पंजेंट स्मेल होती है अमोनिया गैस की, सबसे अमोनिया मिलेगी। साथ में यहाँ पर अमोनिया का H आयन Cl नेगेटिव, नो रेसिड्यू,
यहाँ पे अमोनिया का HIN और Br नेगेटिव के साथ HBr, नो रेसिड्यू, HI मिल जाएगा यहाँ पर, नो रेसिड्यू। यहाँ पे H2CO3 मिल जाएगा, पर H2CO3 तो फिर टूट जाता है, सबको पता है, कार्बोनिक एसिड, CO प्लस H2O में नो रेसिड्यू। मुझे बताओ, CO2 को पानी में डालें तो H2CO3, SO2 को पानी में डालें तो सल्फ्यूरस एसिड, SO3 का हाइड्रेशन करवाएं तो सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का ही सोल्ट होते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो CO2 गैस के एसिडिक, ये ऑल थ्री आर एसिडिक ऑक्साइड। P4O10 है, फोस्फोरस प्लस 5 में है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो फोस्फोरिक एसिड बन जाएगा H3PO4। यहां पे +4 तो यहां पर भी +4, यहां पर +6 तो यहां पर भी +6। ये हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। +5 तो +5, ठीक है। N2O5 की हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये HNO3 बन जाएगा। कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। N2O3 की हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो HNO2 नाइट्रस एसिड बन जाएगा, +3 और +3, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है इन सब की हाइड्रोलिसिस। Cl2O7 की हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो HClO4 पर क्लोरिक एसिड +7 का +7, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो उनके ऑक्सी एसिड बनते हैं, ऑक्सी एसिड बनते हैं। तो CO2 एसिडिक ऑक्साइड के कोरोस्पोंडिंग एसिड कार्बोनिक एसिड, उसके सोल्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। सल्फ, इसके कोरोस्पोंडिंग सोल्ट कौन से हो जाएंगे, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। ध्यान रखें सब, सल्फ्यूरिक एसिड के कोरोस्पोंडिंग सोल्ट कौन से हो जाएंगे, सल्फेट एंड बाइसल्फेट, HSO4-1। फॉस्फोरिक एसिड के कोरोस्पोंडिंग सोल्ट क्या हो जाएंगे, फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये सब सोल्ट है फॉस्फोरिक एसिड के कोरोस्पोंडिंग। सल्फेट एंड बाइसल्फेट सोल्ट है सल्फ्यूरिक एसिड के कोरोस्पोंडिंग। सल्फाइड बाइसल्फाइड सोल्ट है सल्फ्यूरस एसिड के कोरोस्पोंडिंग। ये सब कोरिलेशन आपको आना चाहिए। नाइट्रिक एसिड के कोरोस्पोंडिंग सोल्ट है नाइट्रेट, नाइट्रस एसिड के कोरोस्पोंडिंग सोल्ट है नाइट्राइट, और परक्लोरिक एसिड के कोरोस्पोंडिंग सोल्ट है परक्लोरेट। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, एसिडिक ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बनते हैं और सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, इसलिए तो इन ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं सही मायने में। इनका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कौन से एसिड के कोरोस्पोंडिंग, कौन से ऑक्साइड के कोरोस्पोंडिंग कौन से सोल्ट होते हैं, दिमाग में फिक्स होना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट समझना चाहते हो, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसिड कार्बोनिक एसिड, इनके कोरोस्पोंडिंग CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 गैस है। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फेट, तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसी को भी हीट करेंगे तो CO2 निकलेगी। सल्फ्यूरस एसिड, अब ले ताल में चले जाना, बिल्कुल जिस सिंक में जिस तरह मैं बता रहा हूं। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फाइड SO3-2 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड HSO3-1 की हीटिंग करेंगे तो SO2 निकलेगी। सल्फेट, बाइसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड की हीटिंग करेंगे तो SO3 गैस निकलेगी। H3PO4 फोस्फोरिक एसिड या फोस्फेट या हाइड्रोजन फोस्फेट या डाइहाइड्रोजन फोस्फेट, फोस्फोरिक एसिड या उनके फोस्फेट्स को हीट करेंगे तो P4O10 उसका एसिडिक ऑक्साइड मिलेगा। नाइट्रेट्स की हीटिंग करेंगे तो N2O5 निकलेगा। हाँ, अब N2O5 फर्दर डिकम्पोज हो जाए तो ये बात, इससे पानी निकालेंगे तो कम से कम हमें ये मिलेगा, दैट वी विल सी। पर यहां से यहां तक के सोल्ट की तो अगर हम बात करेंगे तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे बात वो सही नहीं होती, यही वाले मिले क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, परक्लोरेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है,
ये जो बनेंगे लेकिन ये खुद को रेड्यूस करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसलिए प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाता है। लेकिन ऊपर वालों की बात सही है, ऊपर वालों की बात सही है, ऊपर वालों की बात सही है। तो आगे से मैं बोलूंगा P4O10 के कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और सोल्ट कौन से हैं, तुरंत आपको चमकना चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। मैं बोलूंगा SO3 के कॉरस्पॉन्डिंग सल्फेट, बाइसल्फेट। एकदम मैपिंग करके रखो दिमाग में, वी विल बी यूजिंग दिस। अब मुझे बताना, अमोनिया निकल गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो अमोनियम से दो एचायन, H2SO3 होगा, पर H2SO3 किस में टूट जाएगा, सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड ये होता है, कार्बोनिक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड ये होता है। बताओ यहाँ H2SO3, H2SO3 क्या देगा, SO2 प्लस H2O, नो रेसिड्यू। यहाँ पे H3PO3, H3PO3 क्या देगा, जल्दी से बताओ, P4O10 plus H2O. Are you able to understand? Are you able to understand? So guys, यहाँ पर P4O10 तो आपका सॉलिड होता है, पर हाई टेम्परेचर पे ये भी फुर हो जाता है इनफैक्ट। तो इन केसेस में देयर इज नो रेसिड्यू, इन केसेस में देयर इज नो रेसिड्यू। यहाँ पे कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि एनायन है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन नहीं है, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। पहले वाली तो इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन थी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मैंने बहुत सारे, तो ये आपको याद होना चाहिए, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड CO2, सल्फ्यूरस, सल्फाइड, बाइसल्फाइड SO2, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट, बाइसल्फेट SO3, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें जरा ध्यान रखें आप, ये सुनो, यही पायरोफॉस्फोरिक एसिड सबका अनाइड्राइड यही है, P4O10। डन। अब कुछ मिसलेनियस हीटिंग इफेक्ट मैं आपको बता देता हूं। Na जिसमें अमोनियम आता है, पर पूरी तरह अमोनियम सोल्ट नहीं है, मिसलेनियस अमोनियम सोल्ट्स PO4.4H2O, सबको इसका नाम याद होना चाहिए। देखो 4 है, इसको बोलते हैं माइक्रोकोस्मिक सोल्ट, माइक्रोकोस्मिक सोल्ट। इसका नाम क्या होता है, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट टेट्राहाइड्रेट का नाम होता है माइक्रोकोस्मिक सोल्ट। ये एक टेस्ट होता है इनऑर्गेनिक में, माइक्रोकोस्मिक बीट टेस्ट। जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, वैसे माइक्रोकोस्मिक बीट टेस्ट होता है। तो दोस्तों दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका माइक्रोकोस्मिक बीट टेस्ट में आपको एक काम आएगा। तो क्या मिलता है, सोडियम मेटाफॉस्फेट मिलता है, सोडियम मेटाफॉस्फेट मिलता है, साथ में यहाँ पर भी अमोनिया गैस लिबरेट होती है, प्लस H2O, पर ये तो रेसिड्यू है, दिस इज द रेसिड्यू, माइक्रोकोस्मिक बीट टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब मैग्नीशियम और जिंक के जो अमोनियम फॉस्फेट होते हैं उनकी मैं बात कर लेता हूं, ये बड़ी मिसलेनियस है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट और जिंक अमोनियम फॉस्फेट। PO4 के ऊपर -3, मैग्नीशियम जिंक के ऊपर +2 और अमोनियम के ऊपर +1। चार्ज न्यूट्रलिटी आप बड़े प्यार से देख सकते हैं। सोल्ट तो सॉलिड होते हैं, सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हीटिंग करूं, बैलेंसिंग कोई जरूरी चीज नहीं है, क्या बन रहा है वो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो स्पेशल है, आपको ध्यान रखने हैं। नीचे वाले दो बड़े पूछे जाते हैं भाई साहब। इसमें पायरोफॉस्फेट बनता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H4P2O7, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे 4 एचाइन की जगह 2 Mg+2 आ जाएंगे, P2O7 इसके सोल्ट में, प्लस NH3 प्लस H2O, ये तो फुर हो जाएंगे, लेकिन ये तो आपका रेसिड्यू बचेगा। और इसी तरह जिंक का पायरोफॉस्फेट P2O7 प्लस अमोनिया तो फुर हो जाएगी आपकी, प्लस H2O तो वाटर वेपर की फॉर्म में, क्योंकि हीट कर रहे हो तो अब तो टेम्परेचर ज्यादा है हीटिंग की कंडीशन पे, तो ये हो जाएगा आपका दीज आर। ये एक आपका व्हाइट पीपीटी होता है, नीचे वाला भी इनफैक्ट व्हाइट पीपीटी होता है, और ये भी आपका व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट सॉलिड होता है। नीचे वाले में भी वही कहानी है, व्हाइट सॉलिड ही है। तो इनमें पायरोफॉस्फेट बनता है, ये बड़े स्पेशल केस हैं, दीज आर स्पेशल केसेस, ऑल थ्री आर स्पेशल केसेस।
जस्ट कीप इन माइंड। तो अमोनियम सोल्ट का हीटिंग इफेक्ट आपका हो गया। मिसलेनियस केस ये है, ये आपको अलग से ध्यान रखने हैं। अमोनिया सब में निकल रही है, पानी सब में निकल रहा है, पर रेसिड्यू भी बच रहा है। अमोनियम फोस्फेट इज ऑल्सो रेसिड्यू, इन सब में रेसिड्यू बच रहा है। बाकी सब अमोनियम सोल्ट को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। ऑक्सीडाइजिंग एनायन पर क्लोरेट, क्रोमेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट आपको ये मिलेंगे। उनमें नाइट्रेट में अमोनिया की नाइट्रोजन -3 से N2 लाफिंग गैस में +1 में चली जाती है, बाकी सब में N2 तक ऑक्सीडाइज करते हैं क्रोमेट पर क्लोमेट। ये सुन लो, जनरली हीटिंग इफेक्ट में कोई रेसिड्यू नहीं बचता, पर बच भी सकता है जैसा आपने देखा। ये सुन लो, तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सोल्ट। अब केमिस्ट्री में जब भी आप अमोनियम सोल्ट की हीटिंग इफेक्ट करो तो ये चीजें ध्यान रखना, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड। अब हम बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसिटेट्स। सेकंड इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसिटेट्स। हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन और एसिटेट आयन। एसिटेट ही मेनली आपको काम आएगा। एसिटेट आयन, एसिटेट सोल्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, किसी के भी होंगे, कैटायन कोई भी होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट है कार्बोक्सिलेट। हीटिंग इफेक्ट, इस चीज को हम लोग ऑर्गेनिक में ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट सोल्ट बोलते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन और हीटिंग इफेक्ट ऑफ सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता, इनका सोल्ट ये हो गया O नेगेटिव के साथ, है ना। मान लो मैं इनका कैल्शियम सोल्ट ले रहा हूं, कैल्शियम सोल्ट ले रहा हूं, तो आपको करना क्या है। कैल्शियम सोल्ट ऑर्गेनिक में बहुत पूछा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी वेरी कॉमन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट। तो इस तरह आप इसको, पार्शियल कोवलेंट करेक्टर होता है तो इसको कोवलेंट बॉन्ड भी दिखा सकते हो, समझने में आसान होता है, बस और कुछ नहीं। देखो, यहां से आप एल्डिहाइड या कीटोन बना लें और ये आपका बन गया कार्बोनेट। तो इसकी हीटिंग करते हैं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये फ्री वैलेंसी हटाकर इस सीओ पे ऊपर चिपका दें आर की, और ये बन गया CaCO3। पर आप लोग जानते हैं CaCO3 कार्बोनेट तो हीटिंग पर खुद ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाता है। तो प्रोडक्ट ज्यादा हीटिंग करते हैं तो खुद कार्बोनेट CaO प्लस CO2 में, तो CO2 गैस निकल जाएगी, तो एक कार्बन तो उसमें गायब हो जाएगा, एक कार्बन तो CO2 की फॉर्म में गायब हो गया, और बचे हुए कार्बन रहेंगे प्रोडक्ट में। अब ये फॉर्मिक एसिड का सोल्ट हुआ तो यहाँ H होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। मान लीजिए फॉर्मिक एसिड का सोल्ट है तो क्या बनेगा, यही ट्रिक है, और यहीं पे इसका मैकेनिज्म भी छुपा हुआ है जो आप अभी नहीं समझ पाओगे। तो क्या बना, आपको एल्डिहाइड बना, क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड बना, सबसे छोटा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना। अगर मैं बोलूं एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लो, दूसरा फॉर्मिक एसिड का, दोनों को मिलाकर कैल्शियम सोल्ट बना, दोनों एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा, एसिड एल्डिहाइड बन गया, एसिड एल्डिहाइड बन गया। CaO प्लस CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं तो बात कर रहा हूं, आपको क्या पूछा जाएगा ना, मेनली एसिटेट का पूछा जाएगा, एसिटेट का पूछा जाएगा। तो क्या दोनों ही एसिटेट, ये पूरा का पूरा एसिटिक एसिड का ही सोल्ट है, तो क्या बनेगा आपको, एसिटिक एसिड के सोल्ट में एसीटोन तो राम नाम का मिलने वाला है, इस आर का मतलब भी CH3 हो गया, इस आर का मतलब भी CH3 हो गया। तो एसिटेट की हीटिंग पर, एसिटेट सोल्ट की हीटिंग पर एसीटोन तो मिलेगा, ये बात पक्का है, एसीटोन तो मिलेगा, ये बात तो पक्का है, ठीक है।
अब आयनिक करेक्टर के हिसाब से दिखाएं तो इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव और कैल्शियम +2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं कभी कभी ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो मैग्नेस सोल्ट भी मिलेंगे आपको, Mn+2 कोवलेंट बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे MnCO3 बन जाएगा MnO + CO2, कैल्शियम की जगह बस मैग्नीशियम ले आओ, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। MnCO3 MnO + CO2 बन जाएगा। MnCO3 तो हाई टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता, कार्बोनेट ऑक्साइड + CO2 में डिकम्पोज हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है, राइट। तो एसीटोन मिल जाए। मैं बोलूं कि दोनों के दोनों सोडियम सोल्ट है, तो क्या करोगे आप, ये भी सोडियम सोल्ट है, ये भी सोडियम, अब सोडियम आयन तो दो लगाने पड़ेंगे, तो एसीटोन प्लस Na2CO3। अब सबको पता है 4 कार्बोनेट होते हैं, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम। ये हीटिंग करने पर मेल्ट हो जाते हैं पर डिकम्पोज नहीं होते, टूटते नहीं हैं। इनकी अगर मैं हीटिंग करूं तो आंसर होता है नो रिएक्शन, सबको पता है। ये 4 ही तो अनोखे कार्बोनेट हैं, तो इसका फर्दर कुछ नहीं होगा, तो यही Na2CO3 ही आपका इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट साथ में रहेगा। एसीटोन तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस और नो? अब मैं 2 बार लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इस तरह एसीटोन बनाना है। एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, साथ में कार्बोनेट मिलते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन मिलते हैं, साथ में कार्बोनेट मिलते हैं, दैट्स ऑल। आप समझ गए, ड्राई डिस्टिलेशन और हीटिंग ऑफ एसीटेट और इन जनरल कार्बोक्सिलेट सोल्ट्स। अब मैं कुछ रिएक्शन लिख रहा हूं, मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या डिसाइड करना है, बट कुछ रिएक्शन के आंसर आपको बताने हैं जो इनऑर्गेनिक में काम आती है फ्रिक्वेंटली। मुझे बताना, मैं सिर्फ हीट कर रहा हूं और कोई रिएजेंट के साथ रिएक्शन सर प्रीवियस पेज निकाल दो प्लीज। हो गया सर। ओके। तो देखो, इन जनरलाइज हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटेट सोल्ट की हीटिंग करेंगे, एसीटेट सोल्ट की हीटिंग करेंगे। इन जनरल, इन जनरल स्पेशल केस अलग है, पर 99% इन जनरल, स्पेशल केस एकदम लास्ट में देख लेते हैं। हीटिंग करेंगे तो यहाँ पे एक चीज फिक्स मिलती है, एसीटेट है तो एसीटोन, वो तो राम नाम का है ही है, वो तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्लस साथ में एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मिलता है जिसको बोलते हैं मेटल कार्बोनेट। अब ये 4 कार्बोनेट हुए, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो उनकी हीटिंग पे कुछ नहीं होगा, नहीं तो उनका हीटिंग से जो भी होगा वो भी हीटिंग जनरली ऑक्साइड + CO2 लिबरेट हो जाती है, तो CO2 भी लिबरेट हो सकती है प्रोडक्ट में, वो अलग बात है। बट एसीटोन तो फिक्स है ना भाई साहब, राइट। तो इन जनरल हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसीटेट सोल्ट यहाँ पे छुपा हुआ है सब कुछ। इन जनरल हीटिंग इफेक्ट ऑफ, मैंने तो सिर्फ एसीटेट सोल्ट की नहीं बात की, मैं तो कोई भी कार्बोक्सिलेट सोल्ट की भी बात की, तो मैं तो आपको समझा चुका हूं। क्वेश्चन बता दीजिए आप, बताओ पोटासियम एसीटेट की अगर हम हीटिंग करें तो क्या मिलेगा। लेड एसीटेट की हीटिंग करेंगे तो CH3CO नेगेटिव को हम, इसको असाइल बोलते हैं, इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटाइल, ठीक है। तो ये हो गया ACO नेगेटिव, इसको AC लिख देंगे। तो एसीटेट आयन को ACO नेगेटिव या CH3CO नेगेटिव दोनों तरीके से लिखा जाता है, इसको ध्यान रखें। AC मतलब एसिटाइल है, एसीटेट का ऑक्सीजन छोड़ दो तो बचा हुआ एसिटाइल होता है, ये लिखने का तरीका होता है। तो लेड एसीटेट का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो क्या मिलेगा आपको, सिल्वर एसीटेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो बताओ क्या मिलेगा आपको, टेल मी प्रोडक्ट्स। पहले 3 लिख दो, इसी पे मैं चेंज कर दूंगा, बताओ क्या मिलेगा। उसी तरीके से लिख लो, एक CH3CO नेगेटिव ऊपर, एक CH3CO नेगेटिव नीचे, तो क्या मिलेगा, एसीटोन तो राम नाम का लिख ही दो, जय बजरंगबली। एसीटोन, 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 एक लय ताल में सारी चीजें आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पे पोटासियम का कार्बोनेट मिलेगा, उसको हीट करने पर फर्दर कुछ नहीं होने वाला,
यहाँ पे लेड का कार्बोनेट मिलेगा, वो तो टूट जाएगा ऑक्साइड प्लस CO2 में। यहाँ पे सिल्वर का कार्बोनेट मिलेगा, ये सब बच्चे जानते हैं। बताओ, ये तो फर्दर हीटिंग हो रही है तो इसका तो कुछ नहीं होगा, एक बार बना लो, पर ये तो टूट जाता है ना लेड का ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो यहाँ CO2 गैस मिलेगी। बाकी तो रेसिड्यू है आपके, एसीटोन की वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। एसीटोन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वैसे कूलिंग करेंगे तो लिक्विड की फॉर्म मिल जाएगा। ये किस में टूटेगा, हर बच्चे को पता है। पहले तो ऑक्साइड, स्टेप बाय स्टेप चलो, ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटेगा। पर सबको पता है सिल्वर का, मरकरी का, प्लेटिनम का, गोल्ड का, ये नोबल मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, इनर्ट मेटल और नोबल मेटल। इनके ऑक्साइड स्टेबल नहीं होते। दीज in case noble metals के oxides are not thermally stable, they decompose into metal and gives oxygen gas। तो Ag metal plus oxygen gas में टूट जाएगा, every student know it। तो यहां पर सिल्वर मेटल मिलेगा आपको सॉलिड की फॉर्म में, तो ये खुद ही सॉलिड है। यहाँ पे दो दो गैस मिलेंगी, O2 पैरामैग्नेटिक गैस है, CO2 डायमैग्नेटिक गैस है। O2 इज पैरामैग्नेटिक, सबको याद है, O2 एंड H2 दोनों पैरामैग्नेटिक, एक ही फैमिली में। O2 एंड H2 दोनों पैरामैग्नेटिक गैसेस होती हैं, दोनों में दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप लिख सकते हो बड़े प्यार से। तो मैंने ये सबको पता होना चाहिए कि नोबल गैस, नोबल मेटल, नोबल गैस बोल रहा हूं, नोबल मेटल्स सिल्वर और Hg दो ही काम आएंगे आपको हीटिंग इफेक्ट में केमिस्ट्री पढ़ते टाइम, बाकी ये हो तो भी। नोबल मेटल्स के ऑक्साइड स्टेट आर नॉट थर्मली स्टेबल। जब भी आपको क्वेश्चन में Ag2O मिले, Hg2O मिले, HgO मिले, इसमें नोबल मेटल +2 में है, इसमें मर्क्यूरस है, नीचे वाला मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये Ag+1 में। दीज, इनको हीटिंग करोगे, ये नहीं टिकने वाले, ये नहीं टिकने वाले भाई साहब। ये तुरंत मेटल में, ये तुरंत मेटल में, ये तुरंत मेटल में। ये तो Hg तो लिक्विड मेटल है और Ag तो सॉलिड है। प्लस O2 गैस दे देंगे, प्लस O2 गैस दे देंगे, पैरामैग्नेटिक गैस दे देंगे, सबके सब। तो हाफ O2 बैलेंस करना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है। हाफ O2 एंड 2 Ag एंड हाफ O2। तो इन सब से नोबल मेटल, ये तीनों आपको काम आएंगे क्वेश्चंस में, तो ये सब दिमाग में बैठा के रखो। आगे बार बार यूज करूंगा सारे हीटिंग इफेक्ट में कि नोबल मेटल के ऑक्साइड सिल्वर और मरकरी आपको काम आने वाला है। These are not thermally stable, these are not thermally stable। इसको कॉन्सेप्ट को हम बार बार यूज करेंगे। Noble metal oxides are not thermally stable, noble metal oxides are not thermally stable। Please note it down। Noble metal oxides, सिल्वर, मरकरी, बाकी नोबल मेटल गोल्ड भी होता है, प्लेटिनम भी होता है। देखो कितने प्रीशियस हैं, चांदी, सिल्वर, सोना, गोल्ड, प्लेटिनम। अगर आप खरीदने चलो तो भाई साहब प्लेटिनम, गोल्ड, बड़ी महंगी महंगी चीजें हैं। यस और नो। तो दोस्तों, ये नोबल मेटल होते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं। और अर्थ क्रस्ट में ये मेटल की फॉर्म में मिलते हैं और कंपाउंड की फॉर्म में तो रेयरली मिलते हैं। तो एलिमेंटल स्टेट में मिल जाते हैं, उसमें इंप्योरिटी जरूर होंगी, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है, उसके साथ कुछ तो चिपका होगा। उसकी मेटलर्जी हम लोग करते हैं और मेटल हमें मिलता है आफ्टर डूइंग प्रॉपर मेटलर्जिकल स्टेप्स। तो क्या सबने दिमाग में बैठा लिया कि नोबल मेटल के ऑक्साइड्स आर नॉट थर्मली स्टेबल। दीज ऑक्साइड, नोबल मेटल ऑक्साइड, on heating decompose to give metal as residue and paramagnetic gas O2, paramagnetic gas O2, right। मैं आपको बोलूं, अगर मैं HgOAc ट्वाइस की हीटिंग करूंगा तो क्या मिलेगा। मैं आपको बोलूं Hg2OAc ट्वाइस की हीटिंग करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को। वो मर्क्यूरिक एसिटेट है, ये मर्क्यूरस एसिटेट है, इतना ही फर्क है। OAc-1, ये तो एसिटेट आयन हो गया, ठीक है।
What will be there? These are white solids. ये white solid होते हैं. इनको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे राम नाम का एक चीज तो लिख दो, अभी तक तो रट गया होगा. एसीटोन. यस और नो? अब बताओ यहां पे क्या मिलेगा? Hg का कार्बोनेट. और यहां पे क्या मिलेगा? मर्क्यूरी का कार्बोनेट, मर्क्यूरिक. यहां पे मर्क्यूरस, Hg2CO3. ये क्या देगा? अपना ऑक्साइड देगा, स्टेबल नहीं है. तो ये क्या देगा? कार्बोनेट ऑक्साइड देते हैं प्लस CO2. ये भी अपना ऑक्साइड देगा +1 वाला मर्क्यूरस ऑक्साइड प्लस CO2. पर हमें पता है ये फिर स्टेबल नहीं है, ये खुद किस में टूट जाएंगे? Hg+O2, Hg+O2. तो Hg आपका है +O2 तो प्रोडक्ट खुद लिख सकते हो. ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया, बाकी सब तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो गया. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो स्पेलिंग लिख लेना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बाकी ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है. ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट. अब एक दिस विल बी यूजफुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते. फेरिक का जो एसिटेट है, फेरस का नहीं, फेरिक का. फेरिक का एसिटेट है, फेरिक एसिटेट. इसको पीपीटी मत बनाओ. इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, ब्लड रेड कलर वाला सॉल्यूशन होता है, ब्लड रेड कलरेशन. और इसको अगर आप बॉयल कर दो, बॉइलिंग में हीटिंग होती है, वो क्या, तो क्या होता है आपका? बेसिक, ये हो गया बेस फेरिक ऑक्साइड, और ये एसिड, इसको बोलते हैं बेसिक फेरिक एसिटेट. बेस साथ में आ गया, बेसिक फेरिक एसिड. जैसे MgCO3 की हाइड्रोलिसिस होकर अगर पार्शियल हो तो MgO5 बन जाता है. तो ये दोनों एक साथ, इसको बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. क्या बोलेंगे? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट. स्टाइल समझ गए? तो ये मैग्नी फेरिक एसिटेट है लेकिन बेसिक है, OH की वजह से. बेसिक फेरिक एसिटेट बनता है बॉइलिंग करने पर, और ये पीपीटी हो जाता है. तो ब्लड रेड कलरेशन का सॉल्यूशन ब्लड रेड कलर का पीपीटी दे देता है, यानी कि वो फेरिक एसिटेट कहीं ना कहीं हो सकता है. वो फेरिक एसिटेट कहीं ना कहीं हो सकता है. FeSCN थ्राइस, ये भी ब्लड रेड कलर का होता है, ये भी बड़ा काम आता है, ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड रेड कलरेशन होता है. फेरिक का थायोसाइनेट का भी, दिस इज आल्सो ब्लड रेड कलरेशन, राइट. तो ये मिसलेनियस केस है एसिटेट में, इसको आप ध्यान रखें, इनऑर्गेनिक पढ़ते टाइम आपको काम आएगा. तो बच्चों हमने किन किन के हीटिंग इफेक्ट देखे अभी तक? हम लोगों ने देखे अभी तक हीटिंग इफेक्ट ऑफ एसिटेट ऑफ अमोनियम सोल्ट. अब ये अमोनियम सोल्ट के जो हीटिंग इफेक्ट है ना, उनको मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए मैंने अमोनियम का हीटिंग इफेक्ट सबसे पहले पढ़ाया. अब देखो, ये तो कुछ थोड़े हटकर थे, बिल्कुल बाकी सबसे हटकर थे, इसलिए मैंने अलग से पढ़ा दिया पहले ही. अब तीसरा बड़ा छोटा सा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्लोराइड सोल्ट्स. अब बाकी बचे हुए सबको ना एक सूत्र में बांध देंगे, बाकी सब एक ही तार से जुड़ जाएंगे, सारे के सारे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सब एक तार से जुड़ जाएंगे, एक लय तार से जुड़ जाएंगे सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट. बस हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्लोराइड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्लोराइड्स. एक नोट लिखो, chloride salts are stable to heat
एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड, एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड। HCl एसिड के सोल्ट होते हैं क्लोराइड, तो एसिड के रूप में जब HCl किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोराइड सोल्ट बनेंगे। सल्फेट बाई सल्फेट सोल्ट होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, क्लोराइड सोल्ट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक HCl के, ब्रोमाइड सोल्ट होते हैं HBr एसिड के। एसिड और बेस के ही तो सोल्ट होते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट बनता है, सब लोग जानते हैं। क्लोराइड सोल्ट्स आर स्टेबल टू हीट एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड। तो मैं बोलूं बताओ CaCl2 को हीट करेंगे क्या होगा, MgCl2 को हीट करेंगे या बॉइलिंग कर देंगे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से ये चीज यूज होने लग जाती है। 11th-12th में बहुत सारे चैप्टर्स में ये चीजें यूज होती है। हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हीटिंग इफेक्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल। ये तो मैं थोड़े नोबल अलग मेटल से की भी हटकर स्टेबल नहीं होती ना, पढ़न, तो नोबल मेटल के क्लोराइड भी स्टेबल नहीं होते। नोबल मेटल्स के भी क्लोराइड, हाँ क्लोराइड उनके रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं, पर डिकम्पोज करेंगे तो हो जाएगा। देखो एक्सट्रीम, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, मैं बोलूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड थर्मली स्टेबल है। कहने का मतलब यह है जब ये मेल्ट होगा उससे पहले ये डिकम्पोज नहीं होने वाला। कहने का मतलब ये होता है, टू बी वेरी क्लियर, ये चीज भी मेरे को कहीं ना कहीं बोलनी थी। अगर मैं मेल्ट होने के बाद भी और टेम्परेचर बढ़ाता गया तो सारी चीजें अपने एलिमेंट में टूट जाती है, O2+H2, वो बात अलग है। पर थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब मेल्ट, उसकी मेल्ट फॉर्म को डिकम्पोज करें, ये कभी नहीं होता है केमिस्ट्री में। जो सॉल्ट सॉलिड है तो सॉलिड रहते हुए मेल्ट हो गया तो उसकी बात की कहानी अलग है, वो कभी कंसीडर नहीं करते हम थर्मल हीटिंग में। हालांकि वो हीट करने के बाद वो मोल्टन वो पिघल गया पर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। NaCl पिघल गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मोल्टन स्टेट में आ गया, मेल्ट की फॉर्म में आ गया, पर NaCl टूटा थोड़ी, केमिकल रिएक्शन थोड़ी हुई। NaCl में भी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन था, NaCl सॉलिड में भी, NaCl लिक्विड में भी आ गया। तो व्हाट आई मीन टू से, दिस इज नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन, दिस इज मेल्टिंग। हाँ मेल्ट होने के बाद और करेंगे तो एलिमेंट में टूट जाते हैं, वो कहानी थर्मल डिकम्पोजिशन टॉपिक की नहीं है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर। तो AgCl भी मेल्ट हो जाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो, हाँ कुछ लिखवा रहा था मैं, वो तो लिख लिया आप लोगों ने। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करें, गर्म करें, इनिशियल हीटिंग करें, है ना, यहां पे मतलब ज्यादा गर्म नहीं, इनिशियल हीटिंग। ये लैब में आप एक्सपेरिमेंट भी करते हो। तो क्या होता है, ये सॉलिड है तो अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स मिलती हैं, फ्यूम्स, यानी कि सब्लिमेशन हो गया तो फ्यूम्स हो गया। ये तो फिजिकल चेंज है, ये कोई डिकम्पोजिशन थोड़ी है। यहां से यहां तक जैसे मेल्ट हुआ वो तो फिजिकल चेंज है, वो कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी है। फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गई, दैट इज नॉट थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इज ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज नॉट फेज ट्रांसफॉर्मेशन और फिजिकल स्टेट चेंज। छोटी छोटी चीजों में डिफरेंस है। अब मैं बोलूंगा नहीं बेटा मैं तो तेरे को अच्छे से गर्म करने वाला हूं, तो और फर्दर हीटिंग पर ये अमोनिया गैस और HCl गैस कई बार देख चुके हैं, हर बच्चे देख चुके हैं। ये तो एसिड है और ये बेस है, ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है अमोनिया, ये बेस है, N फैक्टर 1 वाला बेस, लिविस बेस, ब्रोस्टेड बेस। और HCl तो आर्नियस एसिड, लिविस एसिड, सब एसिड है, ब्रोस्टेड एसिड। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एसिड है, ये बेस। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, सुनना मेरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी। आपको ये लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, वो कि वो कहानी क्वेश्चन में लिख के दे देते हैं।
अब लैब में एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, ये कॉमन सा स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा, जरा गौर से सुनना। ये है, यहां पे मैंने रख दिया अमोनियम क्लोराइड पत्थर, व्हाइट सॉलिड होता है, ठीक है, राइट, अमोनियम क्लोराइड। अब मैंने क्या किया, यहां पर फ्लेम ऑन कर दिया, हीट, तो पहले सब्लिमेट होगा फ्यूम्स, फिर इतने टेम्परेचर पे हीट किया, तो यहां पर और यहां पर, मुझे बताओ इसका मोलर मास 17 ग्राम पर मोल है, एक मॉलिक्यूल का मास 17 एएमयू है, और इसका मोलर मास 36.5 एएमयू है, एक मॉलिक्यूल का मास। तो कौन सा भारी मॉलिक्यूल है, HCl भारी है, अमोनिया हल्का मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, गैसियस स्टेट में स्पीड होती है 8/π/RT/m। टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, इस पूरे ट्यूब का जो टेम्परेचर है, तो 8/π तो कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका m बड़ा वो ज्यादा स्पीड से दौड़ेंगे उसके मॉलिक्यूल, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उनकी स्पीड ज्यादा, काइनेटिक स्पीड ज्यादा, तो हल्का मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, जैसे डिकम्पोज करेंगे ना, तो ये देखना आप, HCl के मॉलिक्यूल पीछे रहेंगे और अमोनिया के मॉलिक्यूल आगे रहेंगे। लॉजिक समझ गए? हल्के मॉलिक्यूल फास्ट दौड़ते हैं, हल्के इंसान भी फास्ट दौड़ते हैं, इंसानों के लिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, राइट। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, और ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। ओ एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं वही सजा के मैं बता रहा हूं। ये रेड लिटमस पेपर, अब लिटमस पेपर का कलर रेड का ब्लू में कब, बेस के साथ, और ब्लू वाले का रेड में कब, ये सब लोग जानते हैं, 6-7 से हर बच्चा जानता है, एसिड बेस से की नॉलेज लिटमस पेपर से स्टार्ट हुई थी जब हम टिंगे से थे। रेड लिटमस पेपर ले लिया, मॉइस्ट फॉर्म में ले लो, ठीक है, मॉइस्ट लेड लिटमस पेपर ले लिया, आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है कि पहले तो ये रेड लिटमस पेपर ले लेते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, पहले रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो ब्लू वापस से रेड में कन्वर्ट हो जाता है। रेड से कहानी स्टार्ट हुई थी, रेड से कहानी खत्म हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे आगे बेस है अमोनिया, पीछे पीछे भारी वाली गैस है, एसिड है HCl। पहले बेस आता है, वो रेड लिटमस पेपर को, बेस का काम होता है ब्लू में कन्वर्ट करना, अमोनिया अपना काम कर देता है, बाद में HCl एसिड आता है, वो ब्लू लिटमस पेपर को दोबारा से रेड में कन्वर्ट कर देता है। सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। जो मैंने बोला यही लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी चौराहे पे आपको ये जरूर काम आएगा। तो मैं भी लैंग्वेज में लिखवा देता हूं आपको, लिख लेते हैं तो रिवाइज हो जाती है चीजें। फायदा ये है, लाइटर अमोनिया गैस विल emerge out first, lighter ammonia gas will come out first and turns a piece of lighter ammonia gas comes out first, कहां से, इस ट्यूब से, and turns a piece of moist red litmus paper blue, piece of moist lead litmus paper blue। ये पहले आने वाली बेस का काम है और ये बाद में आने वाला है एसिड का काम है। फुल स्टॉप। Turns piece of moist lead litmus paper into blue। HCl
coming out next, HCl coming out next will change litmus paper from blue to red, will change litmus paper from blue to red. So interesting. तो क्लोराइड के हीटिंग इफेक्ट एक छोटी मोटी चीज है. अब मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट, बाकी जो बचे हैं ना आपके, क्या क्या बचे, क्लोराइड हो गए, एसीटेट हो गए, ऑक्साइड्स भी हो ही गए हैं आपके, अमोनियम सोल्ट हो गए जो बहुत काम आते हैं. ये हो गया आपका एसीटेट, क्लोराइड हो गया, अमोनियम सोल्ट हो गया. अमोनियम सोल्ट काफी काम आता है. अब कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्साइड्स, इन पांचों को आप एक स्टाइल से समझेंगे हम लोग, एक स्टाइल से. सारे कार्बोनेट्स को हम पूरे इनऑर्गेनिक में जितने भी कार्बोनेट हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. सारे हाइड्रोक्साइड्स को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे. जो ऑक्साइड वाले रेसिड्यू देते हैं, जो मेटल वाला रेसिड्यू देता है. एक बात तो तय है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से CO2 गैस मिलेगी, सल्फाइड बाइसल्फाइड से SO2 गैस मिलेगी, और सल्फेट बाइसल्फेट से SO3 गैस मिलेगी, और हाइड्रोक्साइड से H2O गैस मिलेगी. H2O के कोरोस्पोंडिंग है. अब मुझे चलो अब इन सब की बारी लगाते हैं. नाइट्रेट से NO2 प्लस O2 दोनों गैस मिलती है इन जनरल, और दोनों पैरामैग्नेटिक है. ये ब्राउन कलर गैस है, बहुत बार याद करवा चुका हूं. ब्राउन कलर गैस तो पूरी केमिस्ट्री पढ़ते टाइम ना के बराबर ही है. NO2 है, CrO2 Cl2 भी ब्राउन रेड कलर होती है, ब्रोमीन भी ब्राउन, लेकिन वो वेपर है, लिक्विड स्टेट में चली जाती है. ये NO2 गैसीय स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर की कंडीशन पे. यहां तक, यहां फर्क है. रेड कलर तो उनका भी है. ओके, हीटिंग इफेक्ट इनका हो गया. अब मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाता हूं. देखो अब सोल्ट जनरली बनते कैसे हैं. देखो Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, यहां से यहां तक इन ऑक्साइड का मेटल, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेजियम, यहां से यहां मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, मेटेलिक नेचर बढ़ता है. यहां से यहां बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड भी बढ़ता है, और यहां से यहां जितना ज्यादा मेटेलिक करैक्टर उतना ही ज्यादा उनके ऑक्साइड का बेसिक नेचर, जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर उतना ही ज्यादा उनके ऑक्साइड का नेचर एसिडिक नेचर. ठीक है. तो इनके हाइड्रोक्साइड की भी मैं बात करूं, तो बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाता है. अगर मैं लिथियम की भी बात कर लूं तो वो बात भी सही है, उनके ऑक्साइड, उनका हाइड्रोक्साइड. मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. ये मेटल एम्फोटेरिक होता है, यानी कि एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है. बाकी सारे तो मेटल बेसिक ही होते हैं. इनका, इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है, एसिड बेस HCl NaOH दोनों के साथ रिएक्ट करेगा. इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम का हाइड्रोक्साइड. डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर इंक्रीजेस, ऑक्साइड की भी हाइड्रोक्साइड का भी बेसिसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, बेसिसिटी बेसिक करैक्टर, और मेटल का मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, और आयोनिक करैक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ता है.
Higher the ionic character, higher the metallic nature of metal, higher the basic character of oxide and corresponding hydroxide. Higher the basic nature. अब मैं आपको बोलूंगा कि साहब ये बात तो ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा मेटेलिक करैक्टर, उतना ज्यादा उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक। लेकिन इनमें और इनमें फर्क किसका है? बेसिक ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो आरएनएस बेस बन जाते हैं, बेसिक ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आरएनएस बेस बन जाते हैं। ये तो एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। जो बेसिक ऑक्साइड है उनके हाइड्रोक्साइड भी बेसिक है हाइड्रोलिसिस करने पर। तो इनमें ऑक्साइड्स में, बेसिक ऑक्साइड में और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोक्साइड है उनमें सिर्फ H2O का ही तो फर्क है। और क्या फर्क है भाई साहब? 1 Na2O plus 1 H2O giving 2 NaOH। तो एक सोडियम ऑक्साइड में और 2 मोल NaOH में, 1 मोल सोडियम ऑक्साइड में और 2 मोल NaOH में सिर्फ एक H2O का ही तो फर्क है, एक H2O का ही तो फर्क है। इसी तरह नॉन मेटल के जो एसिडिक ऑक्साइड थी उनकी हाइड्रोलिसिस की थी तो आपको एसिड मिल गए थे। ये बेसिक ऑक्साइड है मेटल के, इनकी हाइड्रोलिसिस की तो आपको आरएनएस बेस मिल जाते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड और एसिड्स में सिर्फ H2O का फर्क है, ये चीज सोचना। CO2 एसिडिक ऑक्साइड है और एसिड आरएनएस एसिड में सिर्फ H2O का फर्क है। SO2 और उसका सल्फ्यूरस एसिड सिर्फ H2O का फर्क है। एक H2O का दे दें तो H2 सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। SO3 एसिडिक ऑक्साइड में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड है, आरएनएस एसिड है, उसमें सिर्फ H2O का फर्क है। सो ऑन सो एच। बताओ, कार्बन है, यहां पे सल्फर है, यहां से यहां नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाता है तो कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड्स में सल्फर के ऑक्साइड रिलेटिवली ज्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर, ज्यादा एसिडिक करैक्टर के होते हैं। दोनों सल्फर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड हो, जैसे मैं बात करूं NO, मैं बात करूं N2O3, मैं बात करूं N2O5 +5 +3 एंड N2 ले लो +1, कोई भी इसी तरह। तो यहां से यहां आप देखोगे तो एक ही एलिमेंट है, चाहे वो नॉन मेटल है। यहां पर अगर बात करूं, ये तो न्यूट्रल होता है और ये दोनों एसिडिक होते हैं, वैसे हम जानते हैं। NO एंड NO एंड NO2 आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, आप लोग जानते हो पहले से ही सब लोग। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है इन तीनों में, देखो ऊपर वाला तो फिर वो बीच में डालना पड़ेगा +2 वाला। तो वैसे जितना ज्यादा एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड है पर उसी एलिमेंट के ऑक्साइड अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड भी बढ़ रहा है। तो सल्फर के ही दो हैं +4 और +6, तो इन दोनों में तो ये ज्यादा एसिडिक है और कार्बन से तो ज्यादा नॉन मेटेलिक है, तो वैसे ज्यादा। तो इन तीनों का एसिडिटी, एसिडिक करैक्टर इधर से इधर बढ़ेगा, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग आरएनएस एसिड है उनका भी एसिडिक करैक्टर इधर से इधर बढ़ेगा। ये चीज ध्यान रखोगे, राइट। तो CO2 से ज्यादा एसिडिक SO2 है, SO2 से ज्यादा एसिडिक सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड ज्यादा एसिडिक सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एसिड ज्यादा एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से दोनों ज्यादा एसिडिक। यानी कि इसका सोल्ट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसका सोल्ट सल्फाइड और बाइसल्फाइड, इसका सोल्ट सल्फेट एंड बाइसल्फेट।
तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्ट कौन से हैं? सल्फेट। उससे कम स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्ट कौन से हैं? सल्फाइड। और इन तीनों में कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट में सबसे कम एसिडिक नेचर के एसिड के सोल्ट हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट के कोरोस्पोंडिंग CO2 ऑक्साइड है। SO3 सल्फेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड के कोरोस्पोंडिंग SO2 ऑक्साइड है। और फॉर सल्फेट और बाइसल्फेट के कोरोस्पोंडिंग SO3 गैस है। राइट? यस और नो? ये है कोरोस्पोंडिंग एसिड। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये दिमाग में फिक्स कर लो। H2O तो न्यूट्रल है, H2O, N2O और NO ये तीनों ऑक्साइड्स न्यूट्रल है। ठीक है? बाकी बेसिक ऑक्साइड और आरिनियस बेस में सिर्फ H2O का फर्क है। एसिडिक ऑक्साइड और आरिनियस एसिड में सिर्फ H2O का फर्क है। ये चीज दिमाग में बैठा लो, बाकी कोई खास फर्क नहीं है। इन चीजों को यूज करूंगा मैं। H2O N2O न्यूट्रल ऑक्साइड है। S ब्लॉक में बस बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। जिंक का ऑक्साइड एंड क्रोमियम का ऑक्साइड ये D ब्लॉक के हो गए, ये S ब्लॉक के मेटल हो गए। अब मैं बात करूं एल्यूमिनियम और गैलियम, इसका ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड और लेड का ऑक्साइड, Sn+2 एंड Sn+4 दोनों ऑक्साइड, प्लम्बस का ऑक्साइड और प्लम्बिक ऑक्साइड दोनों। ये सारे बड़े फेमस एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सब याद करके रखें। जस्ट रिमेंबर इट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यू आर एक्सपेक्टेड टू MML। ये दोनों ऑक्साइड आप ध्यान रखो, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। एसिडिक और बेसिक तो अपने आप हो जाते हैं, इनको मैं यूज करूंगा अभी हीटिंग इफेक्ट में। आई विल बी यूजिंग दिस, आई विल बी यूजिंग दिस, ऑल ऑफ यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। तो ये सारे यहां से यहां तक के ये सब P ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड हो गए। P ब्लॉक के, ये D ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड हो गए। ये S ब्लॉक का मेटल का ऑक्साइड हो गया। ये फेमस है, ये बेयर मिनिमम याद होने चाहिए आपको। और इनमें सब ज्यादा फेमस बताऊं, ZNO एंड Al2O3 जो सब ज्यादा काम आने वाले हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की फॉर्म में। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? न्यूट्रल वाले एसिड HCl लैब में करवाएं तो बेस कॉमनली ये है, ना इसके साथ ना इसके साथ, ये न्यूट्रल है। लेकिन इन साहब को मैं बोलूं कि एसिड के साथ रिएक्शन करो, तुरंत क्लोराइड बना लेंगे। बेस के साथ रिएक्शन करो, वो अलग अलग बनाएंगे, नहीं बता रहा मैं अभी, पर रिएक्शन कर जाएंगे। टिक लगाना था मुझे, क्रॉस क्यों लगा? ना एसिड के साथ ना बेस के साथ रिएक्ट करें, न्यूट्रल। दोनों के साथ रिएक्ट करें एम्फोटेरिक। और कौन से फेमस एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं? वो ये है। यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर ऑल दिस, यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर ऑल दिस। एस ब्लॉक में तो सिर्फ एक ही है। यस, एस ब्लॉक में। और मैं आपको बता दूं, एस ब्लॉक का मेटल ये है, एस ब्लॉक का बस एक ही मेटल और उसका ऑक्साइड एज वेल एज इनके हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम और जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये डी ब्लॉक में हो गए। सॉरी, जिंक एंड क्रोमियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन और लेड, ये हो गए पी ब्लॉक में, ये डी में, ये पी में और ये एस। ये सारे के सारे मेटल भी एम्फोटेरिक है, एसिड बेस दोनों के साथ। ये इनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है जो लिख रखे हैं आपके सामने, और इनके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है। ये सारे मेटल भी ऑक्साइड रटे हुए होने चाहिए ये सारे आपको। यू आर एक्सपेक्टेड टू MML। MML लिख दिया मतलब ध्यान रखना है, पक्की बात। नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं मार्क्स कटेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो ये फेमस एम्फोटेरिक मेटल एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करें, उन मेटल को एम्फोटेरिक बोलेंगे। उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है। मैंने ऑक्साइड लिख रखे हैं क्योंकि ऑक्साइड की चर्चा चल रही थी, ऑक्साइड का डिस्कशन हो रहा था, दैट्स व्हाई याद करें, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद करें। ठीक है? अब इसके अलावा भी और कोई एम्फोटेरिक होते हैं,
पर उनका यूज नेग्लिजिबल है। जिंक और एल्यूमिनियम का यूज तो बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये हो गया। तो एक ही एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे बताओ यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में बढ़ती है, तो यहां से यहां एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ेगा, क्योंकि और यहां से यहां नॉन मेटेलिक करेक्टर भी बढ़ेगा। जितना कम मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट बढ़ेगा, उनके ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। और यहाँ पर मेटेलिक करेक्टर यहां से यहां बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में। जैसे थर्ड पीरियड में सोडियम है, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, फिर ग्रुप नंबर 13 में एल्यूमिनियम आ जाता है, फिर सिलिकॉन आ जाता है, फिर फोस्फोरस आ जाता है, फिर सल्फर आ जाता है, फिर क्लोरीन। आर्गन वगैरह छोड़ दो, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका ऑक्साइड ये है, इसका ऑक्साइड ये है, इसका ऑक्साइड ये है, इसका ऑक्साइड ये है, इसका ऑक्साइड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ले लेता हूं, इसका भी हाईएस्ट वाला ले लेता हूं, इसका भी हाईएस्ट वाला ले लेता हूं, क्लोरीन। जितना ज्यादा बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंट के ऑक्साइड में, उतना एसिडिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखें। सबको पता है ये दोनों के दोनों बेसिक है। एस ब्लॉक के सारे ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बेरिलियम वाले को छोड़कर। सबको पता ही है एम्फोटेरिक है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस एम्फोटेरिक की फॉर्म में, अभी तक याद हो गया होगा, 5 बार बातें कर चुके हैं अभी अभी। एल्यूमिनियम, उसका ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सब एम्फोटेरिक। ये सारे के सारे एसिडिक हैं। तो बेसिक से एम्फोटेरिक फिर एसिडिक, यानी कि यहां से यहां एसिडिक नेचर तो बढ़ता जा रहा है, पहले बेसिक है फिर एम्फोटेरिक फिर एसिडिक, तो एसिडिक करेक्टर इधर ही तो बढ़ा। एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, यस और नो। और बेसिक करेक्टर की बात करूं तो जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर उनके ऑक्साइड्स का, उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर। तो बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करूं तो इधर बढ़ेगा, ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक है। तो इस तरह ट्रांजिशन होता है लेफ्ट टू राइट जाए तो, यस और नो। पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड, जैसे मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा था फिलहाल, दिस इज थर्ड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह हम लोग ऑक्साइड्स, अब मैं ये ऑक्साइड की बात क्यों कर रहा हूं भाई, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। मैं तो आपको थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्ट पढ़ाने लगा था, ये क्यों मैंने जिक्र कर दिया, क्योंकि ये करना जरूरी था, ये करना जरूरी था। इनका सबका यूज करूंगा मैं तो बैकग्राउंड बना रहा हूं, जो मुझे बताना है उसको समझाने का। H2O हाइड्रोक्साइड के लिए, CO2 कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के लिए, SO2 सल्फाइड और बाइसल्फाइड के लिए, और SO3 सल्फेट एंड बाइसल्फेट सोल्ट के लिए। मुझे बताओ इन सभी में, ये सब में एसिडिक करेक्टर इधर से इधर बढ़ रहा है सारे ऑक्साइड्स का, एसिडिक नेचर, यस राइट। इसी तरह इसको पानी को पानी में डाल के क्या क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे। इसको पानी में डालोगे, इसको पानी में डालोगे, तो इन्हीं के कोरोस्पोंडिंग ही आपके आर्सेनियस एसिड बनेंगे। तो एसिडिक करेक्टर कोरोस्पोंडिंग एसिड्स का भी यही है जो ऑक्साइड्स का। ये मैं यूज करने वाला हूं, ये मैं यूज करने वाला हूं। अब देखो मुद्दे पे आ जाता हूं, मेरे को कुछ बैकग्राउंड बनाना था, वो मैंने बना लिया। एक आज मैं आपको रामबाण दे दूंगा और उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो यूज करूंगा। मिसलेनियस तो वो अलग, बिल्कुल अलग तो अलग है, वो तो याद करने पर ध्यान होने चाहिए सारे। अब सारे कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, इसके कोरोस्पोंडिंग हो गए कार्बोनेट, जैसे सोडियम का इसके साथ देखो तो हाइड्रोक्साइड हो गया, वो तो बेस है। इन तीनों के कोरोस्पोंडिंग सोल्ट हो जाएंगे। जैसे NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगा, NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ या इसकी रिएक्शन की करवाओ, दोनों की। NaOH प्लस H2CO3 भी Na2CO3 बनेगा, NaOH प्लस CO2 भी Na2CO3 बनेगा। H2SO3 है तो इससे सोडियम सल्फाइड बनेगा, NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो। इन दोनों में से ये या ये या ये, इन दोनों में से किसी की भी NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, ये बन जाएगा। इसकी या इसकी किसी भी NaOH के साथ रिएक्शन, SO2 या H2SO3,
कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। SO3 या H2 SO4 लिखना था मुझे। किसी की भी NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ, ऑक्साइड की या फिर उसके ऑक्सी एसिड की, सोल्ट एक ही बनेगा जिसको सल्फेट बोलते हैं। पहले बाई सल्फेट फिर सल्फेट, पहले बाइसल्फाइड फिर सल्फाइड फिर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, वो तो एक ही चीज है। मैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो कार्बोनेट सल्फेट और सल्फेट, इन सभी में बेस एक ही है NaOH, पर एसिड अलग अलग है। इन तीनों की बात करो, एसिड अलग अलग है। ये कब बना? NaOH बेस और H2CO3 एसिड ले लो, या उसका ऑक्साइड, उसके साथ रिएक्शन करोगे तो भी वही बनेगा। इसमें बेस कैटायनिक पार्ट NaOH और एसिड सल्फ्यूरस एसिड, या फिर उसी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड SO2 H2 SO3 के साथ रिएक्शन करवाओ। कब बना होगा? जब बेस और उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया होगा, तब बना होगा सल्फेट और बाइसल्फेट। क्या समझ में आया आपको? ये तीनों सोल्ट है, ये तो सोल्ट नहीं है, ये तो बेस ही है खुद अपने आप में, ये सोल्ट थोड़ी है। मैं सोल्ट की बात कर रहा हूं। कोई भी सोल्ट एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। अब मैं NaOH की बजाय ना ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करवाता तो भी यही बनता, बेस या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक ऑक्साइड, एसिड या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिडिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करवाते हैं, आपस में उनकी शादी होती है, जब उनकी मैरिज होती है तो सोल्ट पैदा होता है। सोल्ट कब बना? जब एसिड और बेस रिएक्ट, दे फॉर्म सोल्ट। तो सोल्ट इज मैरिज बिटवीन एसिड एंड बेस। मैं काम के मुद्दे की चीज के ऊपर आ रहा हूं, हैव पेशेंस फॉर सम टाइम। सोल्ट इज मैरिज बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो सोल्ट पैदा होता है। बस इसी लाइन को यूज करूंगा मैं। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सोल्ट पैदा होता है। एसिड या बेस में से किसी को मम्मी और किसी को पापा बोल दें आप। मान लेता हूं पापा ये है और मम्मा ये है। आपकी मनमर्जी है, किसी को ये बेटा है। अब मैं एक नारा दे रहा हूं, ये कौन हो सकता है? एसिड भी हो सकता है, अरीनियस एसिड, और एसिडिक ऑक्साइड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है? अरीनियस बेस भी हो सकता है जो OH दे, और बेसिक ऑक्साइड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। सोल्ट वही बनेगा, बस साथ में H2O वाला जो मामला है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड और एसिड में फर्क ही H2O का है, बेसिक ऑक्साइड और बेस में फर्क ही है H2O का है। तो प्रोडक्ट साइड H2O, ऑक्साइड रहेंगे तो कम H2O आ जाएंगे, और उनको पानी दे दें तो एसिड बेस बन जाते हैं, अरीनियस एसिड बेस, तो ये पानी ज्यादा हो जाएगा H2O को, बाकी सोल्ट तो वही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं बताता हूं, NaOH देखना सबके सब, H2CO3 क्या बना? Na2CO3। इसकी बजाय मैं ले लूं Na2O। इसमें फर्क किसका है? बस एक H2O का फर्क है। CO2 इसमें फर्क किसका है? सिर्फ एक H2O का फर्क है ब्रदर। यहाँ पे 2H2O आएगा, पूरी बैलेंसिंग करोगे, यहाँ पे सिर्फ Na2CO3 आएगा, H2 नहीं आएगा। वही H2O आपने इधर दे दिया था, उधर दे दिया था, वही H2O बाद में निकल गया, काम की चीज तो वही है। तो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड में रिएक्शन करवाओ, या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अरीनियस एसिड अरीनियस बेसिस में रिएक्शन करवाओ, सोल्ट एक ही बनता है। तो यहाँ पे एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड की शादी हुई, मंगल में सोल्ट पैदा हुआ। यहाँ पे एसिड और बेस की शादी हुई, मंगल में सोल्ट पैदा हुआ, पानी भी और प्रोड्यूस हुआ। वो हमारे काम की चीज नहीं है। तो व्हाट इज सोल्ट फॉर्मेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? Acid base neutralization reaction is marriage between acid and base, acidic oxide and basic oxide, acidic oxide and base, basic oxide and acid, acid and base, acidic oxide and basic oxide। कोई एक ऑक्साइड ले सकते हो
दूसरा पूरा एसिड ले सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बनेगा तो वही Na2CO3। एक बेस ले सकते हो, दूसरा सिर्फ ऑक्साइड ले सकते हो, बनेगा तो वही, तो ऑक्साइड ले लो या फिर उसके कोरोस्पोंडिंग आरिनियस एसिड आरिनियस बेस ले लो, बनना तो वही सोल्ट है। वैसे H2O कम ज्यादा हो जाएंगे भाई साहब, और क्या है, यहाँ पे एक H2O हो जाएगा, यहाँ पर भी एक H2O हो जाएगा, सोल्ट तो वही बनना है। अब मैं एक नारा देता हूं, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आप जानते हो, बेसिक की बेसिक स्ट्रेंथ आप जानते हो, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट, बस इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल बोर्ड में। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट डिपेंड्स ऑन रामबाण यही है, फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या फिर एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस या बेसिक ऑक्साइड। एक वो सूत्र जिससे सारे कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड की स्टेबिलिटी को एक ही बांड से हम भेद कर देंगे, वो बांड यही है। थर्मल स्टेबिलिटी का कंपैरिजन, उनके हीटिंग इफेक्ट का कंपैरिजन, सब इससे निकल के आता है। Thermal stability of salts depends on, this is very important point, my students, this is very important point. Thermal stability of salt depends on एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो कंबाइन हो रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस। कैसे? जितना ज्यादा एसिडिक करेक्टर ऑफ एसिड या एसिडिक ऑक्साइड, जितना ज्यादा बेसिक करेक्टर ऑफ बेस, जितना स्ट्रॉन्ग पापा बेस, जितना स्ट्रॉन्ग मम्मा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट भी उतनी ही ज्यादा, बेटा उतना ही स्टेबल। तो नारा क्या है? जितना स्ट्रॉन्ग पापा, जितना स्ट्रॉन्ग मम्मा, बेटा उतना ही स्टेबल, जितना स्ट्रॉन्ग पापा। इसी तरह ये नारा याद करके रखें, जिस तरह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि याद हो जाएगा आपको। जितना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट उतनी ही ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट उतनी ही ज्यादा। ये कॉमन क्वेश्चन है, दिस इज ए कॉमन क्वेश्चन। अब मुझे जरा बताना, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सेजियम, जरा बताना मुझे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जरा बताना मुझे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस को, एसिड बेस दोनों है यार, क्योंकि एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एसिड कहलाएगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस कहलाएगा, इसलिए तो एम्फोटेरिक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस जब कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनेट सोल्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस कार्बोनिक एसिड के साथ, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बेस कार्बोनिक एसिड के साथ, जब सल्फ्यूरस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फाइड बनाएगा। सारे के सारे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे या SO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे सल्फाइड। जब सल्फ्यूरिक एसिड या SO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट बनाएंगे, अपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सल्फेट बनाएंगे। इसी तरह कार्बोनिक एसिड के साथ NaOH, कार्बोनिक एसिड के साथ KOH, कार्बोनिक एसिड के साथ तो ये कार्बोनेट बनाएंगे। इसी तरह जब सल्फ्यूरस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे NaOH, KOH तो Na2SO3, K2SO3, Rb2SO3, CH2SO3। जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ LiOH, NaOH रिएक्ट करेंगे तो सल्फेट बनाएंगे, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CH2SO4। ये सेकेंडरी मेटल। मुझे बताओ, मैं आपसे ये पूछूं, लिथियम का कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट तीनों है,
व्हाट इज द थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर? सब में LiOH बेस है या कार्बोनिक एसिड वीक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड उससे स्ट्रॉन्ग। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कॉमन है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट। तो स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सोल्ट इधर से इधर बढ़ेगी, इधर से इधर बढ़ेगी। कार्बोनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरस एसिड, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। बस ये पता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन सबका बेस कॉमन ले लिया मैंने। थर्मल स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ रही है सभी की, थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस as acidic strength of combining acid increases because base is common in all these 10 questions। 10 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें मैंने एसिड अलग किया, एसिडिक रेडिकल अलग किया, बेस सेम है और बेसिक रेडिकल कैटायन भी सेम है। इस बार मैं क्या करूंगा, मैं बेस अलग करूंगा, एसिड सेम रखूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, सबके कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बताओ, सबके सल्फाइड की स्टेबिलिटी बताओ, सबके सल्फेट की स्टेबिलिटी बताओ। 3 क्वेश्चन हो गए। बताओ Li2O, LiOH, NaOH बेसिक स्ट्रेंथ किधर किधर बढ़ेगा? जानते हो आप? जितना स्ट्रॉन्ग पापा, जितना स्ट्रॉन्ग मम्मा, बेटा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ इधर से इधर बढ़ रही है। एसिड तो सेम है, तो स्टेबिलिटी इधर बढ़ेगी, स्टेबिलिटी सबकी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। जितना स्ट्रॉन्ग पापा, जितना स्ट्रॉन्ग मम्मी, बेटा उतना ही स्टेबल। सबकी थर्मल स्टेबिलिटी इधर 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 बढ़ेगी, इधर से इधर बढ़ेगी। ठीक है, सबकी थर्मल स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ेगी। एबल टू अंडरस्टैंड? मम्मी 10 रुपए शामिल है इसमें? क्या हुआ? मेरे यहाँ हैंड पर कर दो। अरे 6 पे ओए मेरी चीज ले आइए यार। क्या क्या वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? हाँ सर वो चीज मंगा फाइंड रहे। अप करने वाले हैं बस। सर उनका गलती से म्यूट ऑन है। काफी टाइम हो गया आप लोगों को, प्रोमिस टाइम से। ओके सर? ये हो गया, तो ये बढ़ गया वो आपका, चीज मंगा ठीक है। अब देखो मैं एक चीज बताता हूं। सर LiOH भी शामिल है इसमें, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट? Li2CO3 की थर्मल स्टेबिलिटी लीस्ट है सारे कार्बोनेट में, जो बोर्ड पे लिखे हुए एल्कली मेटल के कार्बोनेट। सर LiOH की थर्मल स्टेबिलिटी Li2CO3 से कम है ना? हाँ 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 हाँ, वो इससे देख सकते हो, H2O, CO2, SO2, SO3। इस तरह एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ रहा है। इसका LiOH, इसका Li2CO3, SO2 का Li2SO3 और इसका Li2SO4। तो एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा है, बेस तो सेम है, तो हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ेगी। इनकी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता है, तो इनके कोरोस्पोंडिंग इनकी भी आप थर्मल स्टेबिलिटी बड़े प्यार से देख सकते हो। कोई भी मेटल हो, लिथियम की जैसे सोडियम हो, कोई भी मेटल लो, उसका हाइड्रोक्साइड से उसका कार्बोनेट, उससे ज्यादा बाइकार्बोनेट, उससे ज्यादा सॉरी कार्बोनेट, उससे ज्यादा सल्फाइड, उससे ज्यादा सल्फेट। थर्मल स्टेबिलिटी सभी मेटल की ऐसी है, लिथियम की थोड़ी, सभी की ऐसी है। क्योंकि ये जानते हो ना आप ऑर्डर, तो कर लोगे। एक ही तो नारा है, जितनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी उतना ज्यादा आयोनिक करैक्टर भी बढ़ता है। आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्गर। या डाउन द ग्रुप आयोनिक करैक्टर भी बढ़ रहा है। जितना मेटालिक करैक्टर, जितना कैटायन ज्यादा, एनायन ज्यादा, आयोनिक करैक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। आयोनिक करैक्टर भी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है। आयोनिक बॉन्डिंग ज्यादा नीचे ज्यादा है, ऊपर ज्यादा कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है बल्कि। यस और नो? तो थर्मल स्टेबिलिटी ये है। अब आप लोगों को एक चीज पता है, ये 4 कार्बोनेट ऐसे हैं, लिथियम को तो छोड़ दो, वो तो Li2O प्लस CO2 में टूट जाता है, सबको पता है, हर बच्चे को पता है। ये 4 कार्बोनेट ऐसे हैं जिनकी हीटिंग करते हैं तो मेल्ट हो जाएंगे, पर थर्मल डिकम्पोजिशन में नहीं जाएंगे, नो रिएक्शन। जब इनके सल्फाइड ही थर्मली स्टेबल, कार्बोनेट ही थर्मली स्टेबल है, तो जरा गौर से बताना, कार्बोनेट से तो ज्यादा स्टेबल इनके सल्फेट होते हैं, सल्फाइड होते हैं, तो वो भी डिकम्पोज नहीं होंगे।
और इनसे भी ज्यादा स्टेबल इनके सल्फेट होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड तो और ज्यादा एसिडिक है। तो जब यही डिकम्पोज नहीं हो रहे, यही डिकम्पोज नहीं हो रहे, तो सल्फाइड सल्फेट काहे को होंगे? नहीं होंगे। लॉजिक लॉजिक लॉजिक। जितना स्ट्रॉन्ग पापा, जितना स्ट्रॉन्ग मम्मा, बेटा उतना ही थर्मली स्टेबल। एक ही नारा है, जितना स्ट्रॉन्ग बेटा, जितना स्ट्रॉन्ग पापा, जितना स्ट्रॉन्ग मम्मा, उतनी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बेटा सोल्ट, उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर ऑफ सोल्ट। सर प्रियांशु राव ने हैंड राइज कर रखा है, उसका डाउट पूछ लो। क्या चीज? ऑक्सीडेशन कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हाँ, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, अलग अलग एलिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। तो चार मेटल सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट भी थर्मली स्टेबल है, बाइकार्बोनेट भी थर्मली स्टेबल है। सोडियम, लिथियम नहीं, सबसे ज्यादा वो तो कम मेटलिक है। ज्यादा मेटल देखो, चार टॉप मोस्ट मेटल, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके हाइड्रोक्साइड हो, इनके कार्बोनेट हो, वो तो और ज्यादा स्टेबल हो गए। एक मिनट में बताता हूं। और इनके सल्फाइड हो, वो तो और ज्यादा स्टेबल हो गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनके सल्फेट हो। जिस लय ताल में पढ़ा रहा हूं उसी लय ताल में आप भूल जाइए, आपको सब याद हो जाएगा। यहां पे सल्फर लिखना था मुझे। स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ रही है सबकी। पर्टिकुलर मेटल देखें, सोडियम वाले सारे देखो, पोटासियम वाले देखो, रीजन आप जानते हो, अभी अभी देखा था। ठीक है, स्टेबिलिटी इधर से इधर बढ़ रही है। और ये सारे के सारे हीटिंग करने पर थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं जाते, मेल्ट हो जाएंगे, वो बात अलग, वो अलग चीज है। किसी केमिकल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन इज ए केमिकल रिएक्शन, तो इनका हीटिंग इफेक्ट ये है, नो रिएक्शन वाला हीटिंग इफेक्ट ये है। ये चार टॉप मोस्ट मेटेलिक करेक्टर वाले मेटल ये है, चार टॉप मोस्ट मेटेलिक करेक्टर वाले मेटल ये है, राइट। चार टॉप मोस्ट मेटेलिक करेक्टर वाले मेटल ये है। हाँ, आप जो पूछ रहे थे ना अभी अभी, वो तो मैं यार ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं एक मेटल के हिसाब से बता रहा था, एक मेटल के हिसाब से बता रहा था। मैं आपको बोलूं N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, +3, +4, +5, +2, प्लस, एक ही एलिमेंट है, एक ही मेटल या नॉन मेटल है, उसके ऑक्साइड है। नॉन मेटल जनरली वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। मैं आपको बात करूं P2O3 एंड P2O5, इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से P4O6 लिखेंगे, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को स्ट्रक्चर के हिसाब से P4O10 लिखेंगे, दोनों तरह लिखते हैं। SO2 एंड SO3 एक ही एलिमेंट है, नॉन मेटल, +4 +6 एक ही है, +3 +5 एक ही नाइट्रोजन है। तो एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस फॉर द सेम एलिमेंट, सेम नॉन मेटल, एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। एक ही एलिमेंट की अगर हम बात करें, वो एक एलिमेंट की कहानी थी। ये नहीं कि उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन दूसरी, जिसकी ज्यादा हुई। मैं अलग अलग एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्साइड है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर द कोवलेंट करेक्टर, हायर द एसिडिक नेचर ऑफ corresponding oxide.
जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना नॉन मेटालिक करेक्टर, जैसे नाइट्रोजन +2 नाइट्रोजन +5 में दोनों नॉन मेटल नाइट्रोजन ही है, पर नॉन मेटालिक करेक्टर +5 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है +2 से, हम लोग जानते हैं ये तो चीज को, है ना। हाइब्रिडेशन स्टेट जितनी परसेंटेज करेक्टर उतनी ज्यादा एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम लोग जानते हैं ये चीज। तो बस वही है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर, उतना ही ज्यादा ऑक्साइड का एसिडिक करेक्टर, दैट्स ऑल, वही चीज है और कुछ नहीं। सर Li2SO3 और Li2SO4 के बारे में क्या है? वो स्टेबल है फिर नहीं है? Li2 लिथियम सल्फाइड और लिथियम सल्फेट। लिथियम सल्फाइड और लिथियम सल्फेट, हाँ इन दोनों में क्या कंपेयर करना चाहते हो? सर ये कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल हैं, तो ये थर्मली स्टेबल होते हैं नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, लिथियम का कोई भी स्टेबल नहीं होता, लिथियम का कोई भी हाइड्रोक्साइड कोई भी स्टेबल नहीं होता। तो 4 मेटल हैं, एल्कली मेटल में बाकी चारों के होते हैं, फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव, उसको तो छोड़ ही दो, इसके सारे के सारे, इसलिए एनोमलस बिहेवियर होता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट लिथियम का बाकी एल्कली मेटल से मिलते जुलते नहीं, अपने परिवार से अलग है वो। लिथियम का हाइड्रोक्साइड हो, लिथियम का कार्बोनेट हो, लिथियम का सल्फाइड हो, लिथियम का सल्फेट हो, सब थर्मली डिकम्पोजेबल है, थर्मल हीटिंग पे केमिकल रिएक्शन देते हैं। सब ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड तो स्टेबल है, वो फर्दर नहीं टूटेगा। प्लस हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ H2 आएगा, कार्बोनेट है तो यहाँ पर CO2 आएगा, सल्फाइड है तो यहाँ SO2 आएगा, और सल्फेट है तो यहाँ SO3 आएगा। तो ऑक्साइड तो रेसिड्यू हो जाएगा और बाकी गैसेस है फुल हो जाएंगी हीटिंग करने पर, इसके कोई भी स्टेबल नहीं है। ऑल आर थर्मली लीस्ट स्टेबल, oxide, carbonate, sulfide and sulfate among alkali metal that of lithium are least stable and they undergo thermal decomposition. बाकी सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, बाकी इससे जो तगड़े मेटल हैं उनका भी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, पर सोडियम डिकम्पोज नहीं हो रहा, तो पोटासियम और उस वाले क्यों होंगे, वो तो और ज्यादा स्टेबल है। तो एक लेवल से ज्यादा स्टेबिलिटी है उन सब में, तो वो डिकम्पोज नहीं हो रही, सीधी बात ये है। लिथियम तो डिकम्पोज कर लेता है अपने ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ओके बच्चों, लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग एक लेक्चर और में थर्मल डिकम्पोजिशन फिनिश कर देंगे मिसलेनियस केसेस समेत। आज एक लेक्चर क्या लगभग 2 लेक्चर हो गए हैं, 1.75 hours। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। जय हिंद, जय भारत।